नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से एससीओ समिट हो गई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, उसी बीच अमेरिका जो है वो बार-बार कोशिश कर रहा है भारत को अपने प्रेशर में लाने की और उसके लिए वो अलग-अलग स्टेटमेंट्स, बयान उनके आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात जो ये आई है कि पीटर नेवारो इन्होंने जो हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर हमने आज ये चर्चा रखी है और चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कैप्टन महेश भकुनी साहब को। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, भारत अपनी नीति पे कायम है, देश हित सर्वोपरि है और दूसरी तरफ अमेरिका जो है, और हाल ही में जो स्टेटमेंट पीटर नेवारो इन्होंने दिया, रशिया से हम जो ऑयल खरीद रहे हैं कि ओनली ब्राह्मीन्स आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम रशियन ऑयल्स। तो सर, देशी विदेशी ताकतें भारत में षड्यंत्र कर रही है, ऐसा नहीं लगता है? हाँ, वो तो षड्यंत्र है और ख़ास तौर से इस जो विदेशी ताकतें हैं, जो हमारे देश की अभी उन्नति हो रही है दिन दूनी रात चौगुनी, जो कि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 10वीं इकोनॉमी था, बड़ी इकोनॉमी था। आज हम चौथी बड़ी इकोनॉमी में पहुँच गए हैं और हमारा मेक इन इंडिया अब नाउ मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा प्रैक्टिकलिटी के साथ, व्यावहारिकता के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया हमारा लोहा मान रही है। और काफ़ी हद तक हमने अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को दिखा दिया है कि हम किस रूप में मिलिट्रीली, स्ट्रेटेजिकली, टैक्टफुली और साथ-साथ हमें इकोनॉमी वाइज़ भी हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, दुनिया हमें देख रही है। ये जो टेलीवाइज़्ड इंटरव्यू हुआ, ये यूएस ट्रेड एडवाइज़र जो मिस्टर पीटर नवारो, इनके यस। थोड़ा बता दूँ मैं। हालाँकि वो पढ़े लिखे हैं और कैम्ब्रिज से भी पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, लेकिन उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, ना ही वो कोई डिप्लोमैट रहे हैं। वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना कह सकते हैं, लेकिन उनका क्रिटिसिज़्म ही ज़्यादा हुआ है अभी तक। पॉज़िटिविटी के रूप में उन्होंने कुछ किया नहीं जिसके लिए उनको माना जाए। और जब ऐसे माहौल में, जबकि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, जो कि ये मान रहा है, असर्ट कर रहा है, अपना आत्मनिरीक्षण कर रहा है कि हम भी कुछ हैं, हम आँखें में आँखें मिलाकर देख सकते हैं। तो ऐसे समय में ट्रंप के साथ न झुकने से ट्रंप की ही सारी कारगुजारी है कि वो हमारे हिंदुस्तान को नीचे दिखाना चाहता है। यस। तो अपने टेलीवाइज़्ड इंटरव्यू में और साथ-साथ उनके एडिटोरियल जो कमेंट्री हुई, उसमें उन्होंने कहा, उनके एग्ज़ैक्ट वर्ड्स हैं अंग्रेजी में मैं अगर बोलूँ कि यू हैव ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल। वी नीड दैट टू स्टॉप। इसके अलग-अलग विचारकों ने, अलग-अलग कमेंटेटर्स ने अलग-अलग धारणाएँ दी हैं। ये हमारे यहाँ से प्रियंका चतुर्वेदी हैं, तो उन्होंने तो बोला है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। जहाँ तक सागरिका घोष है, जिनका झुकाव कुछ उस तरफ है, उनका कहना है कि उन्होंने ये बोस्टन ब्राह्मण्स एक टर्म आता है, उसमें वो ये कहते हैं कि ये एलीट क्लास के लिए कहा है। हम्म। तो ये बहुत सफाई से दिया गया एक नेगेटिव टाइप का रेटोरिक है, नेगेटिव टाइप का एक स्टेटमेंट जो दिया है नेवारो ने, उसमें उनके एक साथ कई तरह से भारत में अव्यवस्था फैलाने या भारत में एक किस्म से एक कंट्रोवर्सी पैदा करने के अंदाज में उन्होंने कहा है। और ज़्यादातर लोगों ने उसमें कहा है कि ये कासिस और इग्नोरेंट रिमार्क है। कासिस जातिवादक है और साथ-साथ इग्नोरेंट कहते हैं कि जो बिना नॉलेज का हो, क्या बोलते हैं, अज्ञानी रूप में उन्होंने कहा है। उनको हमारे देश के कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं, हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं, तो उन्होंने ये ब्राह्मण वर्ड यूज़ किया है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ कि ये मेटाफर के रूप में भी उन्होंने हो सकता है यूज़ किया हो, मेटाफर के रूप में उन्होंने यूज़ करना ब्राह्मण था एलीट क्लास। लेकिन हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर सोचा जाए, तो ब्राह्मण क्लास ही सबसे ज़्यादा गरीब क्लास है, अगर गौर से देखा जाए। और जहाँ तक सवाल है इसका प्रॉफिटियरिंग का मतलब है, अगर हम पूरा क्रूड ऑयल जो खरीद रहे हैं हमारे यहाँ से, दो जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, दो खरीद रहे हैं, एक तो रिलायंस और दूसरा न्यारा। और रिलायंस का आपको पता है, ही इज नॉट, वो ब्राह्मण नहीं है, और न्यारा के भी जो मालिक हैं वो भी नहीं है। बाकी जो भारत के
ऑयल कंपनीज हैं जो इंडियन ऑयल, भारत ऑयल वगैरह जितने हैं वो खरीदते हैं। अब हम उस तरफ आते हैं कि इसका बेनिफिट किसको हो रहा है। इसका बेनिफिट स्वाभाविक है किसी ब्राह्मण को नहीं हो रहा है, जो कि एक मिसकोटेड, एक गलत तरह का फैलाने का एक गहरी साजिश है इनकी, यूएस की। और अगर हम इसको गौर से देखें कि इन जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो रिलायंस जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल रिलायंस ने 44,000 से लेके 48,000 करोड़ रुपए भारत को टैक्स दिया है, देश को टैक्स दिया है। और अगर हम इसमें और फर्दर जाएं तो उनकी नॉलेज के लिए बता दें हम कि ये जो टैक्स का जितना भी पैसा गया है, ये गरीबों के कल्याण में, देश में रोड बनने, जो देश हमारा प्रगति कर रहा है और देश को उन्नति के रास्ते में ले जा रहा है, वो इसी पैसे को भारत सरकार लगाती है। भारत सरकार किसी जाति विशेष के लिए इसको नहीं लगाती। और जहां तक ब्राह्मण वाला तर्क है, वो निराधार, निरर्थक और एक दुष्भावना से प्रेरित उनका तर्क है, जो कि किसी भी रूप में सत्य नहीं है। मैं सुबह सुन रहा था किसी के कमेंट, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि भारत में, हमारे देश में दुर्भाग्य से ब्राह्मण क्लास, चाहे पढ़ा लिखा क्लास है, अच्छा पढ़ा लिखा क्लास है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब भी कंपैरेटिवली ब्राह्मण क्लास है। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। एंड ये जो नवाडो का तर्क है, ये एक खिंचाए हुए राष्ट्रपति की तरफ से है, जो कि भारत को डिवाइड करना चाहता है। साथ साथ मैं ये भी कह दूं, बिफोर आई मिस आउट द पॉइंट, ये हमारे देश में कुछ लोगों को सूट कर सकता है। आपको ताज्जुब होगा मैम कि ये जो नवाडो के पीछे फिलहाल विदेश में कोई खड़ा नहीं है। यू विल बी सरप्राइज कि वहां ढूंढते हुए भी लोग नहीं मिल रहे हैं जो पीटर नवारो के इस तर्क को, इस फालतू के स्टेटमेंट को सपोर्ट करें। भारत में आपको चंद लोग मिल जाएंगे जो कि कुछ विचारधारा के लोग जो हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, खास तौर से कांग्रेस को, उनको ये तर्क सूट कर सकता है या वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनके पास अपना दिमाग तो है नहीं, जबकि इसकी भर्त्सना हर इंसान ने करनी चाहिए कि हमारे देश के कास्ट सिस्टम पर जिनको कुछ पता नहीं, ना तो नवारो को पता है हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में, कैसे हमारा एंशिएंट कल्चर था, तो वो ये उसने वही किया है जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के रूप में किया है। उसने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया, और उससे पहले उन्होंने ब्राह्मण से का जो हमारा वर्ण संस्था थी, जबकि इसका मीनिंग कुछ बहुत गहरा है हमारे कल्चर में, वो था। तो ये सारा उनका क्या हुआ है। और मैं एक और बात यहाँ कोट कर दूं कि ये विचारधारा क्यों कांग्रेस से मिलता जुलता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो दिया था कि ये जो आईआईटीज में लड़के निकलते हैं, वो दलित जाति के लोग या कम निचली जाति के लोग इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उनका पेपर सेट सवर्ण जाति के लोग करते हैं। yes. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी भर्त्सना होनी चाहिए। या तो सर, हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है उनकी भाषा बोल रहे हैं जो हमारे देश में षड्यंत्र कर रहे हैं कि तख्ता पलट हो या फिर कियोस खड़ा हो जाए। तो ये अमेरिका भी करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से डीप स्टेट के बारे में बात होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इनफैक्ट कुछ लोगों के मैं कोट्स पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि फर्मेंटिंग कास्ट अनरेस्ट इन इंडिया शुड नेवर बी द यूएस फॉरेन पॉलिसी। उन्हीं के देश के कुछ लोगों ने, डायरेक्ट जी ग्रॉसमैन है कोई, उन्होंने बोला है कि ये यूएस की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और फिर किसी ने बोला है, हमारे यहाँ के विक्रम चंद्रा है, उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे हैं कि ब्राह्मण्स, I cannot believe Navarro has now got casteism into the mix। इस लेवल तक वो जा सकते हैं। ये हमारी राजनीति में, डिप्लोमेसी में, वर्ल्ड के जो अमेरिका जैसा प्रोग्रेसिव देश जो अपने आप को मानता है, इस तरह का स्टेटमेंट आना, मतलब मैं तो कहूंगा हमारे गांव के लोग भी ऐसी, या अनपढ़ लोग भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि वो ही हैज गॉन फर्दर। उसने, मैम आपको अगर आप पढ़ेंगे तो और दुखपूर्ण स्थिति में उसने बोला है कि हम लोग लॉन्ड्री मैट बन चुके हैं। एक टर्म यूज किया है उसने। वो बोला है कि ये लॉन्ड्री मैट जो है, वो कहते हैं कि जैसे कपड़े धोने के लिए मशीन होती है, उसमें पैसे डालते हैं तो कपड़े निकलते हैं, तो कहते हैं लॉन्ड्री मैट ऑफ क्रेमलिन। ये बन चुका है हिंदुस्तान। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसी इकोनॉमी, विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण और उन पर हास्यास्पद है। बहुत ही बुरा है। इसमें हमारे देश के हर नागरिक ने इसको कंडम करना चाहिए। सर, ऐसा कहा जाता है ना कि जो लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए कि 4 उंगलियां उनकी तरफ है। अमेरिका का इतिहास देखें तो सर,
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमको दिखता है, वो ये लोग हमारे अब हमको वो बता रहे हैं कि यहाँ जाति व्यवस्था इस तरह से है। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है अमेरिका के लिए, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं। वेरी ट्रू। एंड इनफैक्ट आपने बहुत सही बात की है कि अमेरिका ने इसमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या आपको बताएं कि Yes. जितने भी हेट क्राइम्स हैं वो अमेरिका में है। ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में जो डिवाइड है वो अमेरिका से ज्यादा कहीं नहीं है दुनिया में। वो कितना ही प्रोग्रेसिव होने का दावा करें, साथ साथ उनके जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कांग्रेस है, इवन मीडिया है, वहां बहुत कम विश्वास है। और साथ साथ उनका जो सबसे बड़ा डिवाइड है वो उनका उसके बीच में है अबॉर्शन राइट्स के बारे में। उनके यहाँ युद्ध होते रहते हैं। हमारे देश में बड़े अच्छे कानून है उस हिसाब से। LGBTQ जो है वहां पर है। आपको आए दिन स्कूलों में गन कल्चर आपको पता चलेगा। और वहां पर सारे एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका दूसरी दुनिया को सिखा रहा है जिसने दुनिया भर में युद्ध कराए हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था जितने भी देश उस तरफ हैं सारों को उन्होंने बर्बाद किया। अपने हथियार पहले दिए, फिर उसके बाद उनको बोला कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उनके पास है, जैसे कि वो इराक का था, पूरा खत्म कर दिया। अच्छे अच्छे देश इन्होंने खत्म कर दिए हथियार बेच के। और आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा वहां से क्रूड ऑयल अपना चाइना खरीदता है, वो खुद खरीदता है अमेरिका। और अब हमसे कहता है आप मत खरीदो। और आपका ये जो खरीदने का पैसा जो जा रहा है वो यूक्रेन में वार पर जा रहा है। वो वेरी फनी। हमारे देश के विकास के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इसे, उसको इतना पता नहीं। तो सर अगर ये जैसे आपने बताया कि अमेरिका भी ऑयल ले रहा है रशिया से, यूरोपियन कंट्रीज भी ऑयल ले रहा है, लेकिन उसकी सारी खुन्नस जो है वो भारत के लिए है, तो इसका कारण सर क्या है? इसके मैं कहीं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि इसके 4-5 कारण हैं। इसके कारण एक तो पिछली बार जब ये गुरगुरी उनकी पहले से है, पिछली बार के इलेक्शन से जो 5 बड़े कारण दिए हैं उसमें क्या था कि मोदी जी को इन्होंने बुलाया था अपना सपोर्ट करने के लिए जब ये उसमें लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे। उस समय का थोड़ा थोड़ा वो रहा। फिर इस बार का रहा कि एक बार उन्होंने जब वो बस सम्मेलन था कनाडा में, इन्होंने उनको बुलाया था और मोदी जी ने बहुत डिप्लोमेटिकली उसको मना किया था। ये चाह रहे थे उस दिन कि मुनीर के साथ मोदी जी को लंच करा के साथ बैठा के फोटो खींच के वो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैंने युद्ध रुकवाया। तीसरा बड़ा कारण है कि वो करीब अब तो 31-32 बार हो गया शायद, तो उस समय तो जो मैं संसद में सुन रहा था 28-29 बार तो उन्होंने बोल दिया था कि मैंने युद्ध विराम कराया। जबकि हमने रिपीटेडली बताया कि युद्ध विराम हमारे डीजी ऑप्स ने और उनके डीजी ऑप्स ने हमारे डीजी ऑप्स के सामने घुटने टेके कि आप युद्ध रोक दो। वो सारा जग जाहिर है अभी। तो तीसरा ये है। चौथा ये है कि अब हमारा झुकाव जो है, एक उसने तो बहुत अच्छा पार्टनर खो दिया ट्रंप ने। तो अब ये जो सम्मेलन हो रहा है वहां पर, इस सम्मेलन में जब उन्होंने देखा कि तीनों महाशक्तियां भारत, रशिया और चाइना एक साथ बैठ के कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं, तो उनकी खुन्नस और बढ़ गई। ये 31 की रात और 1 की सुबह, अब हमारे यहाँ दिन बदलता उनके हिसाब से देखा जाए तो 1 सितंबर को ये दिया गया है स्टेटमेंट है उनका, जब उन्होंने देखा कि हाउ मोदी जी इज रूलिंग द सीन और कैसे मोदी जी को हाथों हाथ प्रेम से लिया जा रहा है वहां पर, कैसे स्टैब्लिश हो रहे हैं, कैसे तीनों देश आपस में मिल रहे हैं जो कि ब्रिक्स के बहुत बड़े मेंबर हैं। तो ये खुंदक उसकी है। और अभी वो बीच में बोलता भी है कि हम भी, उनका एक और तर्क भी है कि हम बहुत अच्छे मित्र थे लेकिन अभी तक हमने इनको बहुत छूट दी थी, इन्होंने हमारे यहाँ फ्री ट्रेड किया, और इस तरह के उनके बकवास की तर्क हैं। ये आपस में उनकी खुंदक है, ईगो है। और वो चाह रहे थे कि भारत भी मुनीर की तरह बताए कि आप चमचागिरी करें उनकी, हमारे यहाँ से सामान भी ले और चमचागिरी करे और बोले कि आप नोबेल लॉरेट के लिए हकदार हैं। यस सर, अभी बात करते हैं कि अमेरिका या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक तरह से अहंकार जो है ना वो दिखता है। और अगर हम सर हमारे रामायण काल में जाते हैं तो रावण को भी अहंकार हो गया था और उस अहंकार की वजह से उसका सर्वनाश हुआ। तो सर अमेरिका
ने भारत के साथ पंगा लिया तो इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं सर? मैं कहूंगा कि अभी भोपाल में एक पोस्टर काफी पॉपुलर हो रहा है, उसमें मेम्स बन रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप है, ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। इनफैक्ट यस। बहुत लोगों के बहुत उम्मीदें थी, एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने पुतिन को भी बुलाया अलास्का में, बिल्कुल नजदीक है वो उनके देश के, और वहां पर उन्होंने उसको नहीं बुलाया था, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। यस। और जिस हिसाब से उनकी बातें हुई, इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि पुतिन वाज नॉट इम्प्रेस्ड, और उसी दिन बम्बार्डमेंट और किया उन्होंने यूक्रेन में, ये खुंदक थी। और अब सोचिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री पे विश्वास है, फोन किया यस। स्पेशली उन्होंने जब एससीओ में गए थे, और उन्होंने कहा, और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री ने भी बिना शब्दों को मिलावट किए साफ साफ बोला है कि शांति ही एक रास्ता है। उनने बड़े प्रेम से, जब वो एड्रेस कर रहे थे पुतिन को, उन्होंने युद्ध विराम का और युद्ध में शांति का उन्होंने एक संदेश दिया। अब वहां पर भी इसको पुतिन को, सॉरी ट्रंप को खुंदक आ रही होगी, तो इसलिए जगह जगह कई जगह पोस्टर लगे हैं, गद्दार ट्रंप का अंतिम संस्कार, जो कि 1 सितंबर को कर दिया गया है सिंबॉलिकली भारत में, और उसके अंतिम संस्कार का समय आ गया है। और ऐसे समय में जब वो अंदर भी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, अंदर भी उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, उनका खुद उपराष्ट्रपति बोलता है कि मैं राष्ट्रपति बनने को तैयार हूं, तो ये स्वाभाविक है कि इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग। यस जी। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो कुंभकर्ण सो गया था ना, उसको जगाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उसी तरह का प्रयास उनके ही लोगों को करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा भारत की ताकत को, जी, है ना? भारत की ताकत को समझना पड़ेगा ना उनको भी कि बिल्कुल बिल्कुल। क्या गलत क्या किया उन्होंने। आज तक ऐसा किसी भी राष्ट्रपति ने हमारे साथ नहीं किया था। ऐसा है कि हमारे देश को समझने के लिए उनको बहुत अध्ययन करना पड़ेगा मैम। पुतिन को नहीं पता कि हमारे देश की पावर क्या है, यस। हमारे देश की रेसिलियंस है। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, मैं किसी बहुत बड़े विद्वान के शब्द देख सुन रहा था कि हमारी जो सभ्यता है वो 5000 साल तो हमारी गीता है पुरानी, और उससे यस। भी पुरानी हमारी सभ्यता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और हमारे पास टिकने की वो मादा हमारे अंदर है। तो इंडिया ने कॉलोनियल रूल झेल लिया, पार्टीशन झेल लिया, वॉर्स झेल लिए, सैंक्शंस झेल लिए, ग्लोबल ऑयल का जो कमी हुई उसको झेल लिया। तो आज हमारा देश तो बहुत पावरफुल देश है। और ये एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री अगर हम देखें, इंडस वैली, उनके पास कौन सी सभ्यता है? अगर आप देखें तो 250-300 साल जो उनके हुए हैं, उसके बाद उनकी कोई सभ्यता है ही नहीं। तो कहां से सीखेंगे वो? हमारी सभ्यता जो है, हमारी इंडस वैली की सभ्यता है जो दुनिया पढ़ती है, मौर्य एम्पायर की सभ्यता है, अशोका जो 3rd सेंचुरी में रहे, बीसी में रहे, उसके बाद गुप्ता गोल्डन एज रहा, चोला एम्पायर रहा, सिविलाइजेशनल। और हमारे देश के वीर पुरुष भी देखे, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ये सारी चीजें हमारे देश की एक रिच कल्चर को, एक बहादुर कल्चर को दिखाता है। तो इसलिए अगर वो सोचे कि हमें प्रेशर में डाल देगा, और हमारे देश को अभी ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बोला था कि चाहे पाउंड आए, चाहे डॉलर आए, चाहे कोई पैसा आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मोदी जी का 1-2 दिन पुराना भाषण है ये, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, बहुत सुंदर भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि बस चीज यहां बने जिससे मेरे देश की मिट्टी की खुशबू आए। यस। दिस इज व्हाट इज मोदी जी इज यस। कंटेंशन। वो सांस में भारत देश को जीते हैं और राष्ट्र हित को जीते हैं। यस। जी। तो सर, अभी जो कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं कि जिस तरह से ये अमेरिका या पश्चिमात्य देश अब षड्यंत्र रच रहे हैं, और उनको कुछ लोगों का साथ हमारे देश में जो मिल रहा है, वो देखते हुए अ, हमारी नीति क्या होनी चाहिए सर? दैट इज व्हाट द लास्ट क्वेश्चन टू यू। बहुत गंभीर सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। और इसकी यही है कि अगर मोदी जी को आप देखते रहें तो आपको समझ में आ यस। जाएगा। साइलेंस इज स्ट्रेंथ। हमारी नीति ये कि हम सिर्फ, हर इंसान ने, हर नागरिक ने देश में
काम करते रहना चाहिए, अपना काम करें। हम खुद भारत का बनाएं, यस, स्वदेशी बनाएं और विदेश को सप्लाई करें, और अपनी जो 3 महाशक्तियाँ हैं उन पर भी पूरा विश्वास नहीं करके अपनी शक्ति पर विश्वास करके हम आगे बढ़ें, और हम इन कास्ट स्ट्रगल, इन चीज़ों से, धर्म से ऊपर उठें। और मोदी जी का बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो काम करने में विश्वास करते हैं। जैसा उन्होंने पिछली बार बोला कि अगर कोई भी लाइन हमारे सामने होती है, उसके आगे बड़ी लाइन खींच दो। हमें लाइन को छोटी करने की कोशिश करते हुए अपने आप को छोटा नहीं यस, करना है। और यहाँ पर मैं भी अगर पीटर नवारो की भाषा को इस्तेमाल करूं, मैं तो उससे इज्जत से बात करूंगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन किसी ने अंग्रेजी में बोला है ना कि इफ यू रेसल विद अ पिग, you will get dirty in bargain and the pig will यस, enjoy. अगर आप सुअर के साथ कुश्ती करने लगे तो सुअर को तो मजा आएगा, लेकिन आप बार्गेन में गंदे हो राइट, जाएंगे। तो हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने जो अभी रुख अपनाया है, अप्रोप्रिएट रुख है। ही इज ए मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, मैच्योर्ड डिप्लोमेट, और एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो कि सदियों के बाद, जो कि कई दशकों के बाद भारत को मिला है। और उनकी तरफ हर इंसान ने, भारत के हर नागरिक ने उनको यस, साथ देना दैट, चाहिए, और हम इस स्ट्रगल से ऊपर उठेंगे। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर आए, जितने भी इसने अटैक किए हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, उसके जवाब मिले हैं, और भारत एक बड़ा शक्तिशाली देश के रूप में यस, उभरा है। और यही हमारी रेसिलियंस है। ये पावर हमारे अंदर जो है, जो कि कोरोना से भी उभरा, हमने खुद वैक्सीन बनाई, और आज हम एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर यस, रहे हैं। और बहुत जल्दी हम तीसरी महाशक्ति हो जाएंगे, पावर इकोनॉमी हो यस। जाएंगे। सो दैट अभी अभी स्टेटमेंट भी आया था हमारे कोई सेंट्रल मिनिस्टर का, आई थिंक स्पोर्ट्स डे के दिन कहा कि अब बहुत जल्दी हम तीसरी आर्थिक महाव्यवस्था बनने की तरफ जा रहे हैं। तो सर जो जी, भी लेसन्स हमको लेने हैं इन लोगों की जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और इतिहास को देखते हुए कि हर बार कोशिश हुई है देश को तोड़ने की, जात पात और धर्म के नाम पर, और हमको ये कोशिशों को जवाब देना पड़ेगा यूनाइटेड होकर, और सोचकर कि जो बीच में आया था एक कि बटेंगे तो कटेंगे, ये हमेशा ध्यान रखते हुए भारत के हित में सबको साथ देना पड़ेगा। तो सर आज बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं तो यही कहूंगा कि मैम, कि हम हैं भारत, मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा। हम हैं भारत, जनशक्ति अपार, हमारी पॉपुलेशन, हमारे ह्यूमन कैपिटल बहुत बड़ा है। हम हैं भारत, जनशक्ति अपार, संस्कृति है गहरी, अटल आधार, नारी शक्ति है जग को दिखलाए, हर क्षेत्र में शिखर वो पाए, ज्ञान हमारा दीप जलाए, मानवता को राह बताए, बीते युगों बीते युगों में हम थे अग्रणी, फिर से गूंजे गाथा पुरानी, उद्योग विज्ञान कृषि विचार, हर मोर्चे पर ऊंचा आधार, विश्व गुरु का फिर होगा उदय, भारत जग में करेगा नेतृत्व, और इसी मिट्टी से उपजेगा सब कुछ, हर सपना साकार होगा साकार, यही बनेगा भविष्य हमारा, यही बजेगा प्रगति का तार, अंत में मेक इन इंडिया का गूंजे नारा, मेक इन इंडिया का गूंजे नारा, विश्व मंच तक जाए सफर, मेक फॉर वर्ल्ड, मेक फॉर द वर्ल्ड बनकर उभरे, भारत रचेगा अध्याय अमर, नया अध्याय अमर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप फिर से आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बिल्कुल याद रखिए जो एक नारा बीच में चला था, कटेंगे सॉरी बटेंगे तो कटेंगे। सो जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, नमस्कार।